तो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय तिवारी, वेलकम टू मैथ्स ऑन ट्रैक। सबका गणित। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं दैट इज बेस थ्योरम। इट इज बेस थ्योरम। It is very important topic in terms of JEE Mains exam and even board exam में बेस थ्योरम का सवाल 100% पूछा जाता है। Very important and very easy to understand. When I will tell you concept तो लगेगा यार कितना easy था ये। So let us talk about बेस थ्योरम। बेस थ्योरम को देखो कैसे जनरेट किया गया, बेस के माइंड में क्या आया वो देखा। देखो देर आर n causes और इफेक्ट एक ई है। तो जानते हो नेचर में हर जो कॉज एंड इफेक्ट रूल पे एवरी वर्क इज डन ऑन कॉज एंड इफेक्ट रूल। देर आर सम कॉजेज और उसके बाद कुछ इफेक्ट होता है। तो ये तो नेचर में ऑब्वियस सा कॉन्सेप्ट है। तो बेस थ्योरम वर्क्स ऑन कॉज एंड इफेक्ट रूल। आई हैव रिटन, इसको समझ जाओगे तो कॉजेज मान लो देर आर एन कॉजेज C1 C2 C3 Cn म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। उसके बाद एक इफेक्ट ई होता है। तो इस इफेक्ट ई में सारे कॉजेज का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। देर आर सम कंट्रीब्यूशंस ऑफ ईच एंड एवरी एन कॉजेज व्हिच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ठीक है, एग्जॉस्टिव। तो इस तरीके से C1 C2 C3 Cn और इफेक्ट एक ई है। अब देखो बेस थ्योरम में क्या हो, तुम जानते हो कोई भी कॉजेज इफेक्ट को जनरेट करता है। जब इफेक्ट हो जाता है तो अगर वो इफेक्ट तुम्हारे लिए यूजफुल रहा या तुम्हारे लिए काम कर रहा तब तो ठीक है, कॉजेज पे ध्यान नहीं देते। मान लो कोई इफेक्ट ऐसा जनरेट हुआ जो कि तुम्हें लगा ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो देन यू सर्च फॉर द कॉजेज, यू गो टू द बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड में आते हो और सर्च करते हो कि जो जो कॉजेज मैं समझ रहा था उसका कितना कंट्रीब्यूशन है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज जेई मेंस का एग्जाम दे रहे हो तो तुम्हारे को कॉजेज जनरेट कर रहे हो कि देखो जेई मेंस का एग्जाम मुझे देना है, आई हैव टू क्वालिफाई इन जेई मेंस एग्जाम। ये इफेक्ट ई मैं नाम दे देता हूँ। कॉजेज, अब तुम कुछ कॉजेज, मुझे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, एक हो गया कॉजेज C1 कह दिया, उसका कुछ परसेंटेज तुमने दे दिया। फिर जहां भी मैं पढ़ रहा हूं एक हमारे को रेगुलर टेस्टिंग हो रहा है या नहीं, दैट इज कॉज 2। इसी पर और तीसरा, मैं अच्छे से स्टडी में जितना मुझे हार्ड वर्क करना चाहिए, सपोज 8 आवर्स डेली, 8 घंटे रेगुलर पढ़ना चाहिए, वो कॉजेज 3 है, उसका कुछ परसेंटेज दे दिया। इस तरीके से तुमने जेई मेंस की तैयारी के लिए कुछ कॉजेज को तुमने वर्कआउट किया जिसको कि तुम एक पॉइंट बना लेते हो, जिससे टाइम टेबल तैयार करते हो और उससे एक इफेक्ट जनरेट होगा। जब जेई मेंस का एग्जाम दोगे, सपोज यू गेट गुड परसेंटाइल, तब ओके, तब तो कॉलेज पे ध्यान नहीं दोगे। सपोज तुम्हारा परसेंटाइल खराब हो गया, तुम्हारा जो एक्सपेक्टेशन था उससे अच्छा नहीं हुआ, तो तब तुम बैकग्राउंड में जाओगे, सर्च करोगे यार मैं जो पढ़ रहा था बढ़िया कोचिंग में पढ़ रहा था या नहीं, या मैं जो मेहनत कर रहा था वो अकॉर्डिंग टू जो मैंने परसेंटेज वेटेज दिया था वो था कि नहीं। तो ऐसा तो हर इंसान करता है। तो बेस थ्योरम यही है कि आप जनरेट जो रहा है इफेक्ट, बैकग्राउंड में जाते हो, कॉजेज को सर्च करते हो और जो पुराना बिलीफ था, जो तुम्हारे मन में पुराना जो कॉजेज का कंट्रीब्यूशन था, उसको क्या करोगे, मॉडिफाई करोगे, ताकि फिर से जब नेक्स्ट राउंड जेई मेंस का फरवरी के बाद मार्च में देते हो या अप्रैल में देते हो या मई में देते हो, तो वो तुम्हारा इफेक्ट फ्रूटफुल होना चाहिए या तुम्हारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी तो तुम्हारा जो कॉजेज अच्छा माना जाएगा। बेस थ्योरम यही करता है, हर दिन मॉडिफाई करता है अपने को। यू कीप ऑन मॉडिफाइंग द टाइम टेबल और योर हार्ड वर्क और जो भी कहा जाए टेम्परामेंट, ये सब तुम जनरेट करते हो और इफेक्ट को जनरेट कर। जो नहीं करता कॉजेज को मॉडिफाई, उसका रिजल्ट जो है वही आएगा बार बार। तो ये तो हर इंसान करता है लाइफ में। तो बेस थ्योरम यही करता है, कॉज एंड इफेक्ट रूल पे। अब एक इफेक्ट ई जनरेट हो गया तो बैकग्राउंड में आएगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ट्री डायग्राम बना रहा हूँ। C1 का ये रो, ये C2 का पाथ, ये C3 का पाथ, ये Cn का पाथ हो गया। ओके, अब इफेक्ट ई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर द कंडीशन C1, क्योंकि C1 के बाद ई हो रहा है। ये देखो ई जो है C2 के बाद हो रहा है,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्ट ई अंडर द कंट्रीब्यूशन या कंडीशन C2 कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ई में, ये C3 कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ई में, उसका प्रोबेबिलिटी है। CN कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ई में, ये nth कॉजेज का कंट्रीब्यूशन हो गया। दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, तो अलग अलग बात है। फिर जमा करोगे टोटल ई निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम अलोंग द पाथ मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, और जब जमा करते हो तो सम करते हो। मैंने शॉर्ट में लिखा सिग्मा नोटेशन, हर पाथ का जो कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्ट रूल से वो ऐड हो गया सिग्मा, इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो बेज क्या कहा, अगर इफेक्ट ई हो गया वो तुम्हारे काम कर रही है, तो बेज थ्योरम में ये कहा गया कि अगर तुम्हारे को जो इफेक्ट तुमने जनरेट किया या जो इफेक्ट तुम्हें दिख रहा है उसे तुम मॉडिफाई करना चाह रहे हो, तो अब ई हो चुका है, समथिंग हैज ऑकर्ड, अब उसको बदल नहीं सकते। अब उसके बाद तुम सपोज C1 का कंट्रीब्यूशन देखना चाह रहे हो, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 था, अब इफेक्ट ई के बाद C1 के बारे में बात कर रहे हो, कॉजेज को सर्च कर रहे हो कि क्या जो मैं सोच रहा था उसका कंट्रीब्यूशन या उसका प्रोबेबिलिटी सही था या नहीं। तो आप जानते हैं ये ई के बाद C1 हो रहा है, दिस मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 अंडर द कंडीशन ई हो चुका है, उसके बाद C1 का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो। बेज थ्योरम यही करता है, इनवर्स प्रोबेबिलिटी इसीलिए कहा जाता है। कोई चीज हो गया, अब बैकग्राउंड में आ रहे हो, तो ये देखो C1 का तुम कंट्रीब्यूशन रेड से मैंने स्टार मार्क कर दिया, तुम चाहते हो कि ई में C1 जो है वो कितना कंट्रीब्यूट किया या उसका कंट्रीब्यूशन सही था या नहीं, क्योंकि समथिंग हैज हैपेंड, नाउ यू आर सर्चिंग फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ C1। तो यहाँ जब तुम फॉर्मूले लिखोगे तो क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है बच्चों, तो C1 इंटरसेक्शन E और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है ये। अब देखो ये जो है C1 इंटरसेक्शन E जो है, तुम अगर देखोगे तो यहां से क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ C1, और यहां से देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 इंटू दिस लिख सकते हो इसको, तो वी कैन राइट दिस एज प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय C1। ये तुम्हारे को पता है फर्स्ट पाथ में, और दिस फैक्टर यू नो फ्रॉम हियर, और डिवाइडेड बाय PE जो है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से मैंने कहा है PE जो है यहां से निकाल दोगे और यहां रख दोगे, तो ये न्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेज C1 हो गया, मॉडिफाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेज हो गया, ये ओल्ड प्रोबेबिलिटी था कॉजेज C1 का। अब देखो C1 कॉज का प्रोबेबिलिटी जो मॉडिफाई हो गया, किसके अकॉर्डिंग, इवेंट। यूजिंग बेस थ्योरम वी आर गोइंग टू टेक वन न्यूमेरिकल। देखो बेस थ्योरम में आई हैव कॉल्ड दिस इज इनवर्स प्रोबेबिलिटी, समथिंग हैज हैपेंड एंड यू गो टू बैकग्राउंड and you look for the reasons behind that effect or that event. पीछे जाते हो और सर्च करते हो, विजुअलाइज करते हो कि यार ये हो गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्यों ऐसा हुआ, we should modify this. तो something has happened and something has happened, then you are going back to background, that is you are looking for causes, और कॉजेज का रूल देखते हो कि कितना कंट्रीब्यूशन था। तो वर्ड देखो बेस थ्योरम कहाँ यूज करोगे, मैं एक कैचिंग वर्ड बताता हूँ। देखो देयर आर टू बैग्स ए एंड बी, बैग ए में 2 व्हाइट है 3 रेड है, बैग बी में 4 व्हाइट एंड 5 रेड है। वन बैग इज सेलेक्टेड एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, एक बॉल तुमने ड्रॉ किया, अच्छी बात है, एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, रेड तुम्हें मिल गया, अब कुछ नहीं कर सकते, तो यही कैचिंग वर्ड है, समथिंग हैज हैपेंड एंड इज फाउंड टू बी रेड। इसका मीनिंग तुम्हें बैकग्राउंड में जाना है और तुम्हें बेज थ्योरम लगाना है। बेज थ्योरम का यही वर्ड है, समथिंग हैज हैपेंड, यू हैव फाउंड टू बी रेड, बॉल ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड, then think that you have to apply inverse probability, और मैट्री डायग्राम से देखो, find the probability that it was drawn from bag B,
रेड जो बॉल आया उसमें बैग बी से आया, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। शुरुआत में देखो जब ट्री डायग्राम बच्चों ड्रॉ करोगे तो दो बैग है तुम्हारे पास, एक ए है और एक बी है। ट्री डायग्राम देखो, शुरू में ए का बैग, ए का प्रोबेबिलिटी जो है तुम्हारे को, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, दो ही बैग है, दोनों बैग को ड्रॉ करने का 1 बाय 1 क्या प्रोबेबिलिटी होगा, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, तो ये होगा 1/2 एंड 1/2। इसको पी ए कह सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग बैग ए, और इसको बोल सकते हो पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग बी। अब सवाल में कह रहा है ए बैग इज सेलेक्टेड, तो सेलेक्ट मैंने कर दिया। नाउ ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेलेक्टेड बैग, सेलेक्टेड बैग से एक बॉल ड्रॉ कर दो। इसका मीनिंग सपोज ए से तुमने बॉल ड्रॉ किया तो इट कैन बी आइदर रेड, और ये रेड हो सकता है, और या नहीं तो ये क्या हो सकता है, व्हाइट हो सकता है। हमें तो केवल रेड के बारे में बात करना है। आगे अगर बैग बी से एक बॉल लोगे तो इट कैन बी 1 रेड और 1 व्हाइट। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 रेड फ्रॉम बैग ए, तो यहां से देख सकते हो 3 रेड, टोटल 5, तो ये हो गया 3 रेड है तो टोटल है 5 तुम्हारे पास, तो 3C1, तो 3/5। सेकेंड वाले से अगर 1 रेड बैग बी से ड्रॉ करते हो तो 5 रेड है तुम्हारे पास, तो 5C1, तो 5, और 4 + 5 बच्चों, तो दिस इज 9। सिमिलरली व्हाइट का भी लिख सकते हो, बट वी आर बॉदर्ड अबाउट रेड, रेड हैज बीन ड्रॉन, तो इसका मीनिंग है कि ये वाला जो है रेड, आपको यहां से रेड मिला और यहां से रेड मिला, तो रेड को ड्रॉ करने का टोटल प्रोबेबिलिटी निकालोगे। इजी है कि नहीं, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग टोटल रेड निकालोगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 रेड इज इक्वल टू, अलोंग द पाथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट पाथ ये रेड का है एंड दिस इज सेकेंड पाथ ऑफ रेड, तो मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मिलेगा 1/2 इंटू 3/5 प्लस, और यहां से 1/2 इंटू 5/9। ये टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड है। अब देखो क्या कह रहा है, बॉल हैज बीन फाउंड टू बी रेड, तो रेड तो मैंने टारगेट कर दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी, तो बैग बी से ये आया रेड, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। इसका मीनिंग तुम्हें यहां से जाना है और बी पे टारगेट करना है। ये देखो बेज थ्योरम कह रहा है तुम उल्टा चलो, और बैग बी से ये रेड आया, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो मैंने रिवर्स दिखा दिया, इनवर्स प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग बी, ठीक है, अंडर द कंडीशन रेड हैज बीन ड्रॉन, तो 1 रेड हैज बीन ड्रॉन, एक रेड तुम्हें मिला है, और बैग बी का उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है वो निकालना है। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि 1 रेड हैज बीन फाउंड एंड वी हैव टू टॉक अबाउट इट केम फ्रॉम बैग बी। दिस मीन्स वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग बी अंडर द कंडीशन 1 रेड हैज बीन ड्रॉन। ऐसे ही ना लिखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, इज इक्वल टू, ये फेवरेबल पाथ ये है क्योंकि यहां से तुम इनवर्स आ रहे हो तो यही पाथ कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो न्यूमरेटर में बी पे आने का जो तुम्हारे को पाथ है उसके 3 पाथ को ऊपर रखोगे, तो यहां देख सकते हो वी हैव दिस इज 1/2 इंटू 5/9, समझ गए, क्योंकि यहां से तुम इनवर्स आ रहे हो तो ये पाथ है, और इसका जो प्रोडक्ट रूल से ये 1/2 इंटू 5/9 न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय, और ये जो नंबर तुमने रखा है इसको नीचे रख दोगे, तो यहां मैं रखने जा रहा हूं 1/2 इंटू 3/5 प्लस 1/2 इंटू 5/9, और इसको कैलकुलेट करोगे तो 1/2 तो कैंसिल हो गया, कॉमन है, 5/9 और डिवाइडेड बाय, और नीचे तुम एलसीएम लोगे तो तुम्हारे को
तो वी हैव दिस इज 45, एलसीएम हो गया 27 और प्लस और यहाँ 25, तो वी हैव दिस इज 5/9 इंटू 45 बार और यहाँ से 7 5 और ये 52, तो ये तुम्हारे को 5 9 5 जा 45, सो 25/52, and this is the answer of bag B under the condition one red has been drawn. एक रेड मिला है। अब देखो पुराना बैग बी का प्रोबेबिलिटी हाफ था, अब मॉडिफाई करके 25/52 हो गया। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ये न्यू प्रोबेबिलिटी हो गया बी का, बैग बी का। पुराना देखो क्या था, तुम्हारे मन में था दोनों बैग का कंट्रीब्यूशन बराबर बराबर, ऐसा नहीं है, अब बदल गया जब वन रेड मिला। सो कीप वॉचिंग द वीडियो ऑफ मैथ्स ऑन ट्रैक, सबका गणित। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।